वेलकम बैक टू एमएस बेस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से थॉमसन जो मॉडल था उसमें हमने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी पोजीशन देखी थी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्या है, वाटरमेलन, और उन्होंने क्या कहा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स उस सीड की तरह रैंडमली अरेंज होते हैं, और ये जो स्फेयर दिख रहा है इसको कहा था उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर, और इन्हें इन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इतने इंफॉर्मेशन के होते हुए एक साइंटिस्ट थे, इनका मॉडल फेल हो गया। आप पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि इनका मॉडल क्यों फेल हुआ। अब उसके बाद जो इंटरेस्ट आया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ये जानने के लिए कि किसी एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का क्या अरेंजमेंट हो सकता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, उन्होंने इसमें गोल्ड फॉयल को सबसे पहले प्रेफरेंस दी एज अ मेटल। इन्होंने गोल्ड की फॉयल को एज अ मेटल इन्होंने क्या किया, यूज किया। इसके पीछे कारण यह था कि जो गोल्ड की फॉयल थी वो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको लगभग 1000 एटम्स की लेयर्स से बनने वाली जो लेयर आपको मिलेगी, उस लेयर को जो थिकनेस है वो इस गोल्ड फॉयल की थिकनेस होगी। इसका मतलब इस गोल्ड फॉयल को हम बहुत पतला बना सकते हैं, इतना थिन बना सकते हैं कि उसमें 1000 एटम्स की जब लेयर बनेगी, उससे जो एक लेयर फॉर्म होगी, उस लेयर को गोल्ड फॉयल के एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल में लाया गया। ओके। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि उन्होंने इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया एज अ बीम ऑफ रे। अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल करने का मतलब हो गया कि एक हीलियम का पार्टिकल होता है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज कैरी होता है, और जिसका जो मास नंबर होता है वो होता है आपका 4। इसका मतलब आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है, हीलियम पार्टिकल, ये है आपका प्रोटॉन, जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। और ये जो प्रोटॉन है आपका, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेगेटिव में होता है और बहुत छोटा मास होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत कम होता है। ये कंसेप्ट समझना आपका बहुत जरूरी था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास में अंतर होता है। हम देख लिए कि प्रोटॉन का जो मास है 4 है, इसका मीन्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास माइनस में होता है और काफी छोटा होता है। आगे चलकर हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसीलिए वहां पे आपको बताएंगे कि सभी का मास कितना होता है। आप जानते हैं कि गोल्ड फॉयल में जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की रेस को स्ट्राइक करवाया, तो स्ट्राइक करने की वजह से उन्होंने एक रिजल्ट को एक्सपेक्ट किया। उन्होंने ये सोचा कि जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होंगे या उनमें से जो प्रोटॉन के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटॉन्स के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जैसे इस गोल्ड फॉयल से स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक करने की वजह से कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, इससे रिपेल होगा। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा कि रिपेल होना चाहिए, क्योंकि उनका अंदाजा था कि कोई एक जो एटम होता है, उस एटम के अंदर कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जरूर प्रेजेंट होंगे। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज करने के लिए, इसी खोज को पूरा करने के लिए और सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये मॉडल दिया। इस मॉडल में उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक कराया, तो इनकी रेस से क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स प्रोटॉन के इस एटम के ऊपर गिरने से प्रभाव पड़ा है, उसी को अब हम डिटेल में समझते हैं। ओके, देखिए होता क्या है। वैसे भी रदरफोर्ड जो है, इनको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहते हैं। और 1908 में इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, और उनका यही काम था जिस चीज के लिए हम आज ये एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कंक्लूड किया उसको हम समझेंगे, और हम जानेंगे कि उनको नोबेल प्राइज किस फील्ड के लिए मिला था। ओके, तो देखिए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं।
देखिए होता क्या है कि आपके पास एक गोल्ड फॉइल रखी यहां पे, और इस गोल्ड फॉइल को हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के सोर्स से, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल, और इस अल्फा पार्टिकल का सोर्स जैसे ही इसको स्ट्राइक किया तो गोल्ड फॉइल के जितने भी इसके एटम्स होंगे गोल्ड के, उनमें जो भी चेंजेस होंगे उस चेंजेस को वो क्या करेंगे, इसे एक फोटोग्राफिक प्लेट में ऑब्जर्व करेंगे। अब इसको हम मैक्सिमाइज करके पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली गोल्ड के अंदर जो एटम्स हैं उन एटम्स में इस अल्फा पार्टिकल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से गोल्ड के एटम्स एक दूसरे के साथ एक स्टैक है, और इन्हीं गोल्ड एटम्स में सभी का जो साइज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी है और आप जानते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम टेक्सचर सेम प्रॉपर्टीज। मींस इस पूरे एलिमेंट में गोल्ड का जो फॉइल है इसमें सभी एटम आपके कैसे हैं, गोल्ड के एटम है। अब इस गोल्ड एटम को जैसे ही आपने अल्फा पार्टिकल का सोर्स स्ट्राइक कराया यहाँ पे, आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल कैसे नेचर का होता है, पॉजिटिव, ओके। और जब उन्होंने क्या किया, इस अल्फा पार्टिकल को इसमें स्ट्राइक कराने की कोशिश की, तो उन्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये था कि वो चाहते थे कि कोई ना कोई डिफ्लेक्शन आपका अल्फा पार्टिकल में जरूर होगा, और वो जो डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा वो यही चीज इंडिकेट करेगा कि इस पूरे एटम के अंदर कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल जरूर है, जिस वजह से इस अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हमें दिखा है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया तो ऑब्जर्वेशन में ये पाया कि कई सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स की रेज थी, वो पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के लार्ज एंगल से क्या हो गई, मींस बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास थ्रू हो गई इस पूरे गोल्ड फॉइल के एडजेसेंट। ऐसे ही कई सारे ऐसे रेज थी जो पूरी गोल्ड एटम्स को बिना डिफ्लेक्शन के क्या कर रही थी, पास कर रही थी। अब आप देखिए दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या किया, पहला ऑब्जर्वेशन तो उनका यही था, तो आप जानते हैं पहला ऑब्जर्वेशन आपका क्या था, यही कि उन्होंने ये कहा कि आपके पास ज्यादातर स्पेसेस क्या हैं, एम्प्टी है। मींस हम ये कह सकते हैं मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू, मींस ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हुए, इस गोल्ड एटम से पास थ्रू हो गए। लेकिन दूसरा जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो छोटे एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ओके। तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो छोटे या बड़े एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल के द्वारा क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और तीसरा जो उनका ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था, वो ये था कि लगभग 12,000 जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे, उन 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो 180 डिग्री में जिस तरह से रेस गई थी उसकी पार्टिकल्स की, उसी पाथ में वापस मुड़ के आ जाएगा। मींस ये 180 डिग्री एंगल बनाएगा। और वो कंडीशन कब की है, जब लगभग इतने पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल्स में टकराएगा, और ऐसे बहुत कम क्वांटिटी थी। इसका मतलब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री में रिबाउंड हो गए। तो ये तो इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। अब वो कंक्लूजन क्या थे उसको समझते हैं। देखिए आप जानते हैं ज्यादातर पार्टिकल्स अगर इस पूरे एटम में से पास थ्रू हो जा रहे हैं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उस एरिया में, मींस अगर ये रे यहां से यहां तक पास थ्रू हो रही है, तो इसका मतलब इतना जो एरिया है आपका, इस एरिया में कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये स्पेस कैसे आपका एम्प्टी है। इसका मतलब पहला कंक्लूजन जो पहले ऑब्जर्वेशन से निकाला, तो उन्होंने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस कैसे हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस जो आपके एटम में है वो कैसे हैं, एम्प्टी हैं, खाली हैं। और दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने कि कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने कहा था कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अंदर,
कोई एक सब एटॉमिक पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज, जिसका दायरा कम है, वो छोटे एरिया में, लेस एरिया में क्या है, कवर्ड है, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल का नेचर पॉजिटिव था और उस सब एटॉमिक पार्टिकल का भी नेचर कैसा था, पॉजिटिव था। तो जिस वजह से जब सेम पॉजिटिव चार्जेस आपस में आएंगे तो आपस में आने की वजह से अगर इसके थोड़ी दूर से गुजरेगा तो बड़ा एंगल में ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यदि इसके सामने से गुजरा तो ये रिबाउंड बैक हो जाएगा। तो उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन में कहा कि यदि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे तो इसका मतलब कि वहां पर कोई एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है जो कहीं ना कहीं सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में इस एटम में प्रेजेंट है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो देखा था उससे ये कंक्लूजन निकाला कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स जो रिबाउंड बैक हो जा रहे थे 180 डिग्री से, वो पार्टिकल्स ये इंडिकेट करते थे, ये कंक्लूड करते हैं कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कंसंट्रेटेड है या फोकस्ड है एक ही जगह पे, ठीक है ना, या एक ही पर्टिकुलर एरिया में क्या है, फोकस्ड है, या तो कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो एरिया है ये आपका बहुत छोटा एरिया है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन है वो एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, कंक्लूजन देखा, तो इससे इनका एक फीचर निकल के आया सामने, और वो जो फीचर थे, इस पूरी थ्योरी के जो मेन फीचर्स थे उसको हम यहां पे लिखते हैं। पहला फीचर तो उन्होंने यही कहा कि जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जब वो 180 डिग्री में या स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट होते थे, तो उन्होंने ये हमें पता लगाया कि कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज जो है पार्टिकल आपका इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो आपका पार्टिकल है या जो उसका स्फीयर है वो फोकस्ड है, हाईली फोकस्ड, मीन्स छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है पूरे एटम में कहीं ना कहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो आपका फोकस्ड एरिया है वही फोकस्ड एरिया क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फोकस्ड एरिया में है, फॉर एग्जांपल इस एटम में इस जगह पर फोकस्ड एरिया में, इसका मतलब ये एरिया, इसके अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन है, और यही पॉजिटिव चार्ज जिसमें कंटेन होता है उसी को उन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और ये न्यूक्लियस वर्ड जो है आपका यहां इस्तेमाल शुरू हुआ। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में, किसके चारों ओर, एक न्यूक्लियस के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ओके। और इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो फोकस्ड है न्यूक्लियस में, वो एक पॉजिटिव स्फीयर की तरह एक्ट करता है। और इससे ये पता चला जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव और एक न्यूट्रल चार्ज का स्पीशीज पाया जाता है। तो हमें यहां से समझ में आया कि आपका जो एटम होता है उस एटम में प्रोटॉन, और जो न्यूट्रली चार्ज स्पीशीज होता है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, और जो इन न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट करता है एक सर्कुलर पाथ में, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर आपका क्या है, ये न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन, ओके। और आप एक चीज यहां पे समझेंगे, जब रदरफोर्ड ने अपना पूरा एक्सपेरिमेंटेशन दिया तो उन्होंने जो फीचर्स दिए थे उस बेस पर उनके कुछ लिमिटेशंस भी थी, एक ड्रॉबैक भी था रदरफोर्ड मॉडल का। एक्चुअली वो ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि यदि कोई भी, इसको रफ कर लेते हैं, देखिए आप जानते हैं कि जब बात करेंगे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस तरह से क्या करता है, अपने एक्सिस में रोटेशन करता है। साथ साथ में यदि वो किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस के चारों ओर घूम रहा है तो इस तरह से वो रिवॉल्यूशन भी शो करता है। तो इसका मतलब रिवॉल्यूशन एज वेल एज रोटेशन प्रोसेस आपको यहां पे दिखती है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, किसी एटम की बात करें तो एटम जो होगा उस न्यूक्लियस के चारों ओर पहले तो अपने एक्सिस के अलोंग भी घूमता रहेगा इस तरह से। इसी तरह से आप, जैसे आपका न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस में इस तरह से रोटेट करेगा, लेकिन साथ साथ में इस तरह से क्या करेगा, रिवॉल्यूशन भी शो करेगा। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से इसके ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ता है। मींस ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी एनर्जी होगी वो एक समय बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ये लगातार रोटेट करते करते एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, मींस फॉल इनटू न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से कोई भी मैटर जो आज हम जानते हैं, हम शायद मैटर के बारे में नहीं समझ सकते। अगर ऐसा होता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेशन या रिवॉल्यूशन करता है और उसके साथ साथ वो कंटिन्यूअसली एक एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, और इस एनर्जी को रेडिएट करते करते एक समय ऐसा होता है कि उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है और वो क्या करता है, न्यूक्लियस में फॉल कर सकता है। तो इस चीज से जो ड्रॉबैक निकला, उन्होंने ये कहा कि ये चीज तो स्टेबल है ही नहीं, इट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि आप तो कह रहे हैं रदरफोर्ड साहब कि आपका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। और तब तक ये चीज किसी को पता नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्यूशन की वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है एनर्जी को लॉस होने का, और जो न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है, उसका कारण कुछ और है। और उसी कारण को समझाने के लिए बाद में हमारे एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट, जिनका नाम था नील बोर, और उन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एटम दिया था जिसे हम बोलते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम में रदरफोर्ड साहब ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, उनका जो ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक को यहाँ पे बोर्स मॉडल ऑफ एटम में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आज के लिए टॉपिक इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया। यदि आपको इन सभी थ्योरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।